मैं ललन कुमार सिंह, ITI बलिया, अनुदेशक फीटर। प्यारे बच्चों, मार्किंग ब्लॉक परिचर्चा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग इंडस्ट्रीज में भिन्न भिन्न प्रकार के मार्किंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। साधारणतः जब प्रशिक्षण में बच्चे आते हैं तो साधारणतः स्टील रोल और जेनी कैलिपर के सहायता से प्रारंभिक मार्किंग का कार्य प्रारंभ किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्क ऐसे हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिस जॉब की उपयोगिता को देखते हुए हम भिन्न भिन्न प्रकार के मार्किंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक, वी ब्लॉक इत्यादि। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक को स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए मार्किंग ब्लॉक क्या है इसकी विषय में हम चर्चा करें। मार्किंग ब्लॉक को स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसका उपयोग जॉब पर मार्किंग करने, मशीन पर जॉब को सेट करने तथा जॉब को गाइड करने के लिए हम मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लेथ मशीन के ऊपर कार्य करते हैं तो लेथ मशीन के ऊपर जॉब को सेंटर में लाने के लिए भी स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इस बिंदु से हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि मार्किंग ब्लॉक किस मेटल का बना हुआ होता है। मार्किंग ब्लॉक जिस मेटल का बना होता है वह कास्ट आयरन या स्टील इसकी सहायता से मार्किंग ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। यह कास्ट आयरन और स्टील की बनी हुई होती है। जब मार्किंग ब्लॉक का हम प्रयोग करते हैं तो ये घिसे नहीं, ये वियर एंड टियर ना हो, ये खराब ना हो, इसकी सिचुएशन को देखते हुए, इसकी स्थिति को देखते हुए यह कास्ट आयरन या स्टील का बनाया जाता है। आइए कुछ आगे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि मार्किंग ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। मार्किंग ब्लॉक जिसको स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक, दूसरा यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक में आप इस फिगर में देखते हैं, इस तस्वीरों में आप देखिए, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक में ये फिक्स बेस होता है। ये पिलर के साथ, बेस के साथ पिलर फिक्स रहता है। इसमें स्पेंडल, स्क्राइबर और बेस होता है, जो बेस के साथ स्पेंडल और स्क्राइबर या मार्कर स्पेंडल में सेट होता है। इससे रफ कार्य करने में इसका व्यवहार अधिकतर किया जाता है। दूसरा है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। इन दोनों में फर्क यही है कि इसका जो स्पेंडल होता है ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का, यह बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, और यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल में ही स्क्राइबर लगा हुआ होता है। यह स्पेंडल नट
या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू या बेस के साथ इसका स्पेंडल जुड़ा हुआ होता है, जिसको किसी भी एंगल में हम मार्किंग का काम कर सकते हैं या लाइन खींचने का काम कर सकते हैं। जॉब की सेंटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अधिक सूक्ष्मता में करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, जिसको साधारणतः हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो साधारणतः प्रयोग में लाने वाले स्क्राइबिंग ब्लॉक वो ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक है, लेकिन यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की सहायता से हम अच्छे सूक्ष्मता में काम कर सकते हैं और ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक की अपेक्षा यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का इस्तेमाल अधिक प्रिसीजन कामों में किया जा सकता है। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक, इसका पिलर जो होता है वो गोलाकार बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है या फिक्स रहता है। इसको किसी भी एंगल में झुकाया नहीं जा सकता है। इसके स्क्रैबर क्लैंप की सहायता से ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसमें निश्चित माप सेट करने के लिए स्क्रैबर को अंदाज से ऊपर नीचे करके सेट करना पड़ता है तथा मेजरमेंट में समय काफ़ी खर्च होता है। साथ साथ परिशुद्धता में हम माप नहीं ले सकते हैं। इसके द्वारा जॉब को मापने में, जब जॉब को मापते हैं तो इसके द्वारा, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक के द्वारा हम अच्छी तरह से मार्किंग या अच्छी तरह से सेटिंग, जॉब की सेटिंग नहीं कर पाते हैं। या एसेंट्रिक वर्क करना पड़ता हो मशीनों के ऊपर, तो इसको अपने हाथों से एडजस्ट करना पड़ता है लोगों को। लेकिन इसके बनिस्बत अगर हम ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करेंगे तो इसकी बनिस्बत, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक के बनिस्बत हमको यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता अधिक पड़ती है और अधिक सूक्ष्मता में, समय की कम बचत में हम इसके द्वारा कार्य का संपादन कर सकते हैं बनिस्बत ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का। तो आइए आगे हम चलते हैं यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की तरफ। इसका बेस जो होता है वो आयताकार होता है। जैसे पहले भी हम चर्चा किए हैं इस बिंदु को, इसका बेस जो होता है वो आयताकार होता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन बनने का ये तात्पर्य होता है कि ये घिसे नहीं, ये वियर एंड टियर ना हो। और इसका इसमें एक वी ग्रुप कटा हुआ होता है बेस में वी ग्रुप कटा होता है। इसके पिलर को किसी भी एंगल में झुकाया जा सकता है। इसको एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा एडजस्ट करके स्क्रैबर को शीघ्र किसी निश्चित माप पर सेट किया जा सकता है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के बेस में 2 गाइड पिन लगे होते हैं। 2 गाइड पिन का लगे होने का मुख्य कारण ये है कि हम इसके बेस के साथ जो पिलर लगा हुआ है, इस पिलर को हम किसी भी स्थिति में सही माप लेने के लिए या किसी भी जॉब के ऊपर फिनिशिंग लाइन खींचने के लिए या लेथ मशीन पर एसेंट्रिक करने के लिए, जॉब को एसेंट्रिक करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो गाइड पिन के द्वारा जब हम इसको फिक्स करते हैं तो आसानी ये सही माप पर आ जाता है, फिक्स हो जाता है। इससे सबसे बड़ी सुविधा मुझे ये होती है गाइड पिन के द्वारा कि हम किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह जो सही मेजरमेंट है, सही माप है, उसको हम गाइड पिन के द्वारा अच्छे से एडजस्ट करके और काम में लाया जा सकता है या लाते हैं। या कारीगर को कार्य करने में आसानी होती है। और बेस के साथ पिलर में एडजस्ट किए गए स्क्रैबर को सही माप में लाने हेतु ये गाइड भी करता है, जिसके फलस्वरूप सही माप कम समय में ली जाती है। अब इसके पिछले बिंदु में जब हम ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक के संबंध में चर्चा किए थे तो उसमें आपको एक बिंदु मिला होगा कि इसके बनिस्बत मापें जब हम लेते हैं ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक के द्वारा तो समय की उपयोगिता उसमें अधिक होती है, समय अधिक लगता है। प्लस
गाइड पिन ना होने के कारण एडजस्टिंग की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप हमें माप लेने में असुविधा होती है। माप हम सही तरीके का नहीं ले सकते हैं, सही डायमेंशन में नहीं ले सकते हैं, सही समय की उपयोगिता हम ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक के द्वारा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक की अपेक्षा हम यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की उपयोगिता अधिक समझते हैं और अधिक किया भी जाता है और इससे काम करने में आसानी होती है। उसके बाद ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक और यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की क्रिया स्थिति को देखते हुए आगे हम इसके भागों के बारे में कुछ चर्चा करना मुनासिब समझेंगे और चर्चा होनी भी चाहिए। तो आइए इसके कुछ पार्ट्सों के बारे में जानकारी मुझे होनी चाहिए, ताकि कौन सा भाग कहाँ है या कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, कहाँ मेरा स्क्रैबर क्लैंप है, कहाँ रॉकर आर्म है, या क्लैंपिंग नट कैसा होता है, या बेस किस स्थान को बेस कहते हैं, स्क्रैबर कैसा होता है, इन सबों की पहचान मुझे होनी चाहिए। तो आइए यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी लें। इसे बेस, एक पार्ट्स बेस है जिसके साथ पिलर एडजस्ट होता है। आप देखेंगे पिछले तस्वीर में दिखाया गया था कि यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का जो बेस है वो पिलर के साथ एडजस्ट होता है। उसके बाद आता है पिलर या स्पेंडल। पिलर और स्पेंडल, पिलर जो कि बेस के साथ फिक्स होता है। आप इसको तस्वीर में भी देख सकते हैं। पिलर स्पेंडल, इस पे पिलर और स्पेंडल ये बेस के साथ फिक्स होता है। क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट आप देख रहे हैं कि क्लैंपिंग नट जो होता है वो स्क्रैबर को क्लैंप करने की स्थिति को दर्शाता है। एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू, इससे स्क्रैबर को एडजस्ट किया जाता है। जब बेस के साथ पिलर जुड़ा हुआ होता है और पिलर के ऊपर जब हम एडजस्टिंग स्क्रू जिसकी सहायता से हम स्क्रैबर को एडजस्ट करते हैं। फिर गाइड पिन, गाइड पिन मूल रूप से बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। बेस के साथ गाइड पिन इसलिए एडजस्ट किया हुआ रहता है ताकि रॉकर आर्म को बेस के साथ जो पिलर सेट है जो एडजस्ट किया हुआ है वो गाइड पिन की सहायता से हम उसको एंगल में टिल्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अप एंड डाउन नहीं कहा जा सकता है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं या किसी भी एंगल में हम उसको गाइड पिन की सहायता से गाइड करके सही माप पे सेट कर सकते हैं। इसलिए गाइड पिन की आवश्यकता इस यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में किया गया है। आगे आइए इस बिंदु को स्क्रैबर क्लैंप, इसमें एक पार्ट्स होता है जो स्क्रैबर क्लैंप होता है। स्क्रैबर क्लैंप जब हम बेस के ऊपर पिलर एडजस्ट किया हुआ रहता है तो पिलर के बीच में किसी भी जगह हम स्क्रैबर क्लैंप को एडजस्ट करते हैं। इसलिए इसका मेन फंक्शन ये है, इसका मेन कारण एडजस्ट करने का ये है स्क्रैबर क्लैंप कि वो स्क्रैबर को सही स्थिति में पकड़ सके। यानी जब हम गाइड करें स्क्रैबर को, जब हम गाइड करें तो वहाँ गाइड पिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्क्रैबर क्लैंप की सहायता से हम स्क्रैबर को किसी भी निश्चित जगह पे सेट कर सकते हैं, लेकिन वो गाइड पिन के माध्यम से। उसके आगे एक बिंदु और जानकारी लेना हम लोग को आवश्यक है कि रॉकर आर्म, ये जब हम यूनिवर्सल ब्लॉक में रॉकर आर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यह बेस के साथ पिलर के साथ एडजस्ट होता है और किसी भी एंगल में रॉकर आर्म की सहायता से इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। स्क्रैबर एक पार्ट्स यूनिवर्सल ब्लॉक में स्क्रैबर भी है। स्क्रैबर का मुख्य कार्य ये होता है कि जब हम किसी भी जॉब के ऊपर लाइन खींचते हैं तो ये बहुत फिनिशिंग लाइन बनाती है।
किसकी सहायता से? यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की सहायता से। दूसरा इसका वर्क ये हो सकता है कि जब हम लेथ मशीन के ऊपर जॉब को सेंटर प्राप्त करना चाहते हैं या एसेंट्रिक करना चाहते हैं, तो उस समय यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के बनिस्पत ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक से हम यह कार्य का संपादन नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक की अपेक्षा यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की सहायता से और स्क्राइबर के द्वारा गाइड पिन को एडजस्ट करते हुए हम लेथ मशीन के ऊपर जॉब का सेंटर निकालते हैं या एसेंट्रिक की क्रिया का संपादन किया जाता है। इन बिंदुओं के साथ साथ हम अगले बिंदु पर जब नज़र रखते हैं तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए, खासकर स्क्राइबिंग ब्लॉक के परिचर्चा में, कि प्रोसेस ऑफ मार्किंग, हम मार्किंग स्क्राइबिंग ब्लॉक की सहायता से किस प्रकार करेंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और एक कुशल कारीगर को ये पता होना चाहिए कि मार्किंग ब्लॉक की अहमियत क्या है। जब हम एक छोटी जॉब का निर्माण करते हैं प्रशिक्षण में, तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि मार्किंग का प्रोसेस क्या है या हम कैसे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आप पिछले अध्याय में कुछ ऐसे मार्किंग टूल्स के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारियाँ प्राप्त होगी कि जैसे साधारणतः जब हम मार्किंग का कार्य करते हैं तो स्टील रोल और जेनी कैलिपर, इसकी सहायता से हम मार्किंग का कार्य संपन्न करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम दो भागों को 90 डिग्री के अंश में हम उसको तैयार करते हैं और उसके साथ एक सरफेस को हम सही मानते हुए एक दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जेनी कैलिपर की सहायता से, और मेजरमेंट जो लिया जाता है वो स्टील रूल की सहायता से मेजरिंग ले करके और जॉब के ऊपर मार्किंग की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहीं तक हमारा काम रुकता नहीं है। कुछ ऐसा वर्क है हमारे पास, कुछ ऐसी जॉब हैं जो सिर्फ जेनी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से नहीं किया जाता है। मार्किंग का प्रोसेस नहीं संपन्न हम कर सकते हैं या सूक्ष्मता में माप नहीं हो सकता है, मार्किंग क्रिया नहीं की जा सकती है। उससे जब हम आगे बढ़ते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब के अकॉर्डिंग, तो उस जगह पे मुझे मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए कुछ हम इस बिंदु पर चर्चा करें कि मार्किंग का प्रोसेस क्या है, इसकी क्या विधियां हैं, किस विधि से मुझे मार्किंग करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला चीज़ मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस जॉब को बनाना हो वो उस ड्राइंग को सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से जानकारियाँ होनी चाहिए कि कहाँ ग्रुप लेना, कहाँ ग्रुप की कटिंग होती है, कहाँ ड्रिल की कटिंग होती है, कहाँ ड्रिलिंग होगी, कहाँ फाइलिंग की क्रिया करनी है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वर्क, जिस प्रकार का ऑपरेशन वर्क हमारा होगा उस तरह से हम मार्किंग की क्रिया प्रारंभ करते हैं। जैसे जॉब बनाने के पहले सबसे पहले ड्राइंग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ड्राइंग हमारा क्या कह रहा है, कौन सी लाइनें कहाँ किस एंगल में जा रही है, ये कितने डायमेंशन में हमारा जा रहा है। इस प्रकार से सबसे पहले कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम जिस जॉब को तैयार करेंगे, जिस जॉब को बनाने जा रहे हैं, उस जॉब की मार्किंग भली भांति, उसकी ड्राइंग की भली भांति जानकारी मुझे होनी चाहिए कि किस प्रकार का जॉब तैयार करना है। ड्राइंग का जब हम अध्ययन कर लेते हैं, जब मुझे ये प्राप्त होता है कि मुझे इस प्रकार का जॉब बनाना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो मुझे प्राप्त होता है, मेटल के 3 भाग को एडजेसेंट सरफेस, ये 3 भाग को पहले हम 90 डिग्री के अंश में बनाते हैं, उसको फाइलिंग के द्वारा फिनिश कर लेते हैं। फाइलिंग के द्वारा फिनिश करने के बाद तब हम उसके बाद हल्का चॉक और पानी से लैपिंग का कार्य किया जाता है। जब हम जॉब को लैपिंग कर लेते हैं चॉक और पानी के द्वारा, तो लैपिंग करने के बाद सबसे उसके पहले हम क्या करते हैं, 3 सरफेस को 90 डिग्री के अंश में बनाते हैं। जब 3 सरफेस मेरा 90 डिग्री के अंश में बन जाता है, तो उस सरफेस के ऊपर जिस पर जॉब बनाना है उस रॉ मटेरियल के ऊपर जब फाइल के द्वारा एडजेसेंट सरफेस तीनों बन जाता है, तो उसके ऊपर हम हल्का चॉक और पानी से लैपिंग का कार्य संपन्न करते हैं।
जब वो ड्राई हो जाता है, जब वो सूखे की अवस्था में हो जाता है, तब उसके ऊपर हम दिए गए ड्राइंग के मुताबिक आकृति, जिसको हम लेआउट कहते हैं, उसकी कार्य संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। तो उसको उसमें लेआउट करने के लिए एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट की सहायता से सबसे पहले जॉब को सपोर्ट करते हैं, यानी उसको एक सहारा देते हैं, ताकि जॉब राइट या लेफ्ट या अप एंड डाउन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो खिसके ना, वो डिस्प्लेसमेंट जॉब में ना हो, ताकि डिस्प्लेसमेंट होने से जॉब की एक्यूरेसी पे भी दिक्कतें आएगी और जॉब सही दिशा में भी निम्न में तैयार नहीं हो पाएगा। अगला है कि मार्किंग ब्लॉक या वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करना उचित होता है। इसका तात्पर्य ये कहने का ये है कि जब जॉब को एक्यूरेट स्थिति में बनाना होता है तो हम मार्किंग ब्लॉक या सरफेस हाइट गेज या से मार्किंग करने की स्थिति को संपन्न कराते हैं। नेक्स्ट, सर्किल का मार्किंग डिवाइडर या टर्मिनल से करना चाहिए, क्योंकि इससे मार्किंग ब्लॉक से, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक से हम लाइन तो खींच सकते हैं, लेकिन जहाँ सर्किल का काम होगा, जहाँ गोला बनाना होगा, जहाँ सर्किल खींचनी होगी हमको, वहाँ इससे मुझे दिक्कतें आएगी। तो वो उस जगह पे हम डिवाइडर या टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल का मार्किंग प्रोटेक्टर हेड या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से ही कर पाना संभव होगा। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जब क्रियाएं होती है, जैसे अभी पिछले बिंदु में हम लोग इस बिंदु पर चर्चा किए थे कि जैसे हमको सर्किल लगाना है या फिर एंगल में जॉब की मार्किंग करनी है, तो एंगल में जब हम जॉब की मार्किंग करेंगे तो वहाँ प्रोटेक्टर हेड और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ही संपन्न कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहेंगे कि स्क्राइबिंग ब्लॉक की सहायता से ही मार्किंग हो जाए तो ये संभव नहीं हो पाता है। सर्किल की जहाँ तक बात है, अगर हम सर्किल ड्रॉ करना चाहेंगे तो वहाँ मार्किंग डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे या फिर टर्मिनल। टर्मिनल मुख्य रूप से वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ बड़े बड़े आर्क खींचने की आवश्यकता होती है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या कारीगर के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि पंच का इस्तेमाल हम लोग मार्किंग प्रोसेस में क्यों करते हैं। इसका एक मूलभूत है कि जिस लाइन को हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, जब किसी जॉब के ऊपर जब हम लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को अस्थिर करने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां हमको ड्रिलिंग करने की स्थिति आएगी वहां हम सेंटर पंच से गहरा निशान लगाएंगे और जहां मार्क की हुई लाइन को अस्थिर करना होगा वहां हम डॉट पंच का इस्तेमाल करेंगे। मूलतः हम ये कहते हैं कि सेंटर पंच या डॉट पंच का भी प्रयोग हम इस मार्किंग प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि जब हमको साधारणतः लाइन को डॉट पंच के द्वारा हम अस्थिर करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जहां मुझे ड्रिलिंग की कार्य करना पड़ता है तो ड्रिलिंग की जगह पे हम सेंटर पंच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ड्रिल का जो कटिंग एंगल है वह सेंटर पंच के द्वारा जो किया गया पंचिंग है उसमें उसकी कटिंग एज बैठ सके और सही ढंग से ड्रिलिंग का कार्य संपादन हो सके। इसके आगे पंचिंग जब हम करते हैं तो उस पर यह ध्यान दिया जाता है कि समान दूरी पे पंचिंग की क्रिया हो। ऐसा ना हो कि एक पंच हम एक मिलीमीटर और दूसरा पंच हम 5 मिलीमीटर लगाएंगे। ऐसे करने से जब हम वर्क का फिनिशिंग करेंगे, जॉब की फिनिशिंग करेंगे तो उसकी लाइन मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी और इस अवस्था में हमारा पंचिंग समान अगर होता है तो हम अच्छी तरह से पंचिंग का कार्य संपन्न कर पाएंगे। आगे जब पंचिंग का जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जब मार्किंग का काम मेरा संपन्न हो जाता है तो अब नेक्स्ट जो वर्क आता है, अगला जो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते समय हम किन किन सावधानियों की ख्याल रखेंगे, किन किन सावधानियों पर मुझे ध्यान देना चाहिए, किन किन सावधानियों पर हम ध्यान दे करके मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले कि लाइन ड्रॉ करते समय जब हम सरफेस गेज के द्वारा, मार्किंग ब्लॉक के द्वारा जब हम
लाइन खींचने का कार्य संपन्न किया जाएगा, तो उस समय जॉब और स्क्राइबिंग ब्लॉक इन दोनों के जो बीच की दूरी हो वो किसी निश्चित एंगल में हो। अगर एंगल में रख करके अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन बिल्कुल मेरा परिशुद्ध होगा। लेकिन अगर बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यानी सामने से अगर हम ड्रॉ करेंगे स्क्राइबिंग ब्लॉक के द्वारा किसी जॉब के ऊपर, जब मार्किंग करेंगे लाइन, ये लाइन खींची जाएगी, अगर हम सीधा रखेंगे तो वो लाइनें जो है वो वाइब्रेट करेगी, वो जिगजैग होने का डर रहता है। इससे लाइन मुझे स्पष्ट नज़र नहीं आएगी और लाइनें खराब लगेगी मुझे। इसलिए जब हम ध्यान देना पड़ेगा कि मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते समय जॉब और मार्किंग ब्लॉक, यूनिवर्सल ब्लॉक की जो स्थितियां हो वो किसी एंगल में हो। एंगल में होने से हमारी लाइन बिल्कुल परिशुद्ध और सही बनेगी। दूसरा बिंदु इसमें हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब हम मार्किंग करते समय मार्किंग ब्लॉक पर ये ध्यान देना पड़ेगा हमको कि स्क्राइबर पॉइंटेड हो। स्क्राइबर पॉइंटेड का मतलब वो नुकीला हो, उसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करके हार्ड एंड टेम्पर करके रखें। ऐसा ना हो कि लाइन खींचना प्रारंभ करें और उसका पॉइंट जो है वो वियर एंड टियर हो जाए, तो इस स्थिति में मार्किंग का कार्य सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगा। तीसरा है, कार्य प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले हम बेस को साफ कर लें। यदि जैसे हम अगर सरफेस प्लेट के ऊपर स्क्राइबिंग ब्लॉक सरफेस गेज की सहायता से अगर हम मार्किंग कर रहे हैं, अगर हमारा मार्किंग ब्लॉक सरफेस गेज साफ नहीं हो या फिर सरफेस प्लेट साफ नहीं हो तो माप लेने में मुझे दिक्कतें आएगी। बार बार उसका बेस जो है फर्श के ऊपर वो स्लिप नहीं करेगा, वो एडजस्ट करके फिक्स हो जाएगा, जिससे हमको माप लेने में आसानी नहीं होगी और हम लाइन ठीक से नहीं खींच पाएंगे। यानी बेस अगर मेरा साफ नहीं हो तो इस स्थिति में हम सही ढंग से लाइन नहीं खींच पाएंगे। कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। अगले बिंदु में हम इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए मार्किंग का कार्य करेंगे कि जैसे स्क्राइबर पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, इसको अलग बॉक्स में रखेंगे। अब प्लस जब कार्य संपन्न हो जाए तो इसके बेस को हम साफ करके उचित बॉक्स में रखेंगे। तो आज के अध्याय में मार्किंग ब्लॉक के संबंध में, स्क्राइबिंग ब्लॉक के संबंध में हम निम्नलिखित जानकारियां आप लोगों के सामने रखे और इसके अलावा भिन्न प्रकार के मार्किंग टूल्स या मेजरिंग टूल्स का व्यवहार किया जाता है, जो अगले विषय वस्तु में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।